वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे। 9th क्लास की जो साइंस है इसमें फिजिक्स का एक चैप्टर है बेटा, मोशन। क्या नाम है चैप्टर का? मोशन। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो मोशन में हम उन चीज़ों की चर्चा करेंगे जो हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं। हम कुछ ऐसे इवेंट भी देखते हैं जो बड़ी चीज़ों के होते हैं, जैसे हम पृथ्वी के मोशन की बात करें, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ अदर बॉडीज लाइक स्टार्स एट्सेट्रा। व्हीकल्स के मोशन की हम बात करेंगे, क्योंकि व्हीकल्स का मोशन जो है बहुत ही ज़रूरी है उसको स्टडी करना, क्योंकि इनके मोशन को ऑब्जर्व करके ही इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेसन हम। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लूज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव। तो इसने जितनी बातें बताई हैं, हम अपने चारों तरफ देखते कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, या कोई बाइसिकल है, या हम बात करें तो जैसे हम किसी चीज़ की शैडो वो भी मूव करती है, जैसे जैसे सन मूव करता है ऐसे ही कार चलती है। हमारी नस नाड़ियों में से रक्त जो है वो चलता है। पक्षी उड़ते हैं, मछली तैरती है पानी में। ये सारे उदाहरण दिए हैं बेटा, ये एग्जाम्पल दिए हैं जो मोशन से रिलेटेड है। एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। तो ये जितनी भी चीज़ें जो इसने बताई हैं, परमाणु है, अणु हैं, ग्रह हैं, तारे हैं और गैलेक्सीज मतलब तारों का समूह, ये सभी मोशन में है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। तो किसी वस्तु को हम मोशन में कब मानते हैं? जब वो अपनी पोजीशन को बदलती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और टाइम के साथ हम एक बात की और यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उसका एक निश्चित एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, कि वो किसी निश्चित बिंदु से अपनी पोजीशन बदले। ये नहीं कि उसकी पोजीशन जो है साथ साथ उसके चलती रहे। तो ऐसे केस में हमें पता नहीं लग पाएगा कि वो वस्तु चली है या नहीं चली है। ठीक है, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कोई रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन बदलती है टाइम के साथ, तो हम कहते हैं कि तो मैंने बताया कोई भी चीज़ जो है मोशन में कब मानी जाएगी? जब उसकी पोजीशन बदलेगी टाइम के साथ और एक किसी फिक्स्ड पोजीशन से उसकी स्थिति यानी पोजीशन बदलेगी। कोई निश्चित बिंदु आपको लेना पड़ेगा रेफरेंस के लिए। जैसे आप अगर किसी कार या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें और वो चल रहा है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो किसी निश्चित बिंदु से अपनी पोजीशन बदलेगा, तब पता लगेगा। ठीक है, जैसे आप चल रहे हैं तो आप कहाँ से चल रहे हैं ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जिसमें वस्तु की मूवमेंट जो हमें डायरेक्ट पता लग जाती है, उसका मोशन हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब हम वस्तु की मूवमेंट को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम अगर आपसे कोई पूछे कि हवा चल रही है, इसका क्या सबूत है, व्हाट इज़ द प्रूफ दैट एयर इज़ मूविंग,
तो आप तुरंत ये नहीं बता सकते कि हवा जो है ये जा रही है, मतलब उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई पहचान नहीं है उसकी, कोई रंग नहीं है उसका, कोई गंध नहीं है हवा की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसकी मूवमेंट को आप उसके नज़दीक की जो चीज़ें हैं उनसे पता करेंगे, उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं या घटित हो रही है उनकी मूवमेंट से आपको पता लगेगा कि हवा चल रही है। जैसे अगर हवा किसी पेड़ के नज़दीक से गई, ठीक है, तो आपको पेड़ की पत्ती जो हैं वो हिलती नज़र आएंगी और पेड़ की टहनियाँ हिलती नज़र आएंगी। अगर किसी रास्ते से हवा गुजरी है, कहीं से हवा जा रही है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो उड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हैं, इनसे हमें पता लग जाता है कि हवा चल रही है, ठीक है। तो मौसम जो है उसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहचान सकते हैं। व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। इसने बताया कि जो सूर्यास्त, सूर्योदय है और ऋतुओं का बदलना है, इनके पीछे मुख्य क्या कारण हैं। तो इसी लेसन में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ, क्या यह अर्थ के मोशन के कारण है। इफ़ इट इज़ ट्रू वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ, अगर ये सही है तो हम क्यों धरती का जो मोशन है, धरती जब चल रही है तो उसको हम क्यों परसीव नहीं कर पा रहे, क्यों हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसके बारे में जान नहीं पा रहे। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। फॉर एग्जाम्पल, पैसेंजर इन अ मूविंग बस, द रोड साइड trees appear to be moving backward and person standing on the road side perceive the bus along with the passenger as moving। तो इसने बताया कि जो किसी वस्तु का चलना है या नहीं चलना है ये उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? लोकेशन पे, पोजीशन पे। इसने बताया कि अगर हम पैसेंजर की बात करें जो बस के अंदर बैठे और बस चल रही है, तो अगर कोई ऑब्जर्वर जो इन चीज़ों को देख रहा है, अगर वो बाहर खड़ा होगा तो उसको लगेगा क्या, उसको मतलब ये महसूस होगा, उसको ये ऑब्जर्व होगा कि बस जो है यात्रियों के साथ एक निश्चित दिशा में जा रही है, ठीक है। जबकि बस के अंदर जो यात्री बैठे हैं उनको क्या लगेगा कि जो पेड़ हैं जो सड़क के किनारे खड़े हुए हैं वो शायद चल रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में पेड़ नहीं चल रहे होते बेटा, वो बस चल रही होती है। यानी बस के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसको अलग महसूस हो रहा है और जो बाहर खड़ा है उसको अलग लग रहा है मोशन, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि क्या अंतर है, ठीक है। यानी ऑब्जर्वर जो है उसकी पोजीशन जो है काफ़ी मायने रखती है किसी भी वस्तु के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए। However, a passenger inside the bus sees the fellow passenger to be at rest. What do these observations indicate? हालांकि ना पता कि जो अंदर जो बैठे हुए हैं यात्री वो अपने फेलो पैसेंजर जो उसके साथ में जो यात्रा कर रहे हैं वो उनको रेस्ट में देख रहे हैं और वो हैं भी रेस्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? उसके खुद के रेस्पेक्ट में। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो सभी फेलो पैसेंजर जो हैं उस ऑब्जर्वर के साथ ही उस बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोशन को इंडिकेट कर रही हैं। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, लगभग सभी जो मोशन हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन, कुछ चीज़ें सीधी रेखा में चलती हैं। अदर में टेक ए सर्कुलर पाथ, सम में रोटेट एंड ए फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। तो इसने मोशन के टाइप बताए, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें सीधी रेखा में चलती इस तरीके से, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस के साथ चलें, वाई एक्सिस के साथ चलें या जेड एक्सिस के साथ चलें, ठीक है। ये तो वाई या एक्स या जेड यानी किसी एक दिशा में चलेंगे तो वो होता है वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं उसको हम, ठीक है। अगर वस्तु किसी प्लेन में चलती है जैसे एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और वाई से जो प्लेन बनेगा वो एक्स वाई प्लेन होगा, तो ये 2D मोशन होगा। इसमें x का और y का मान जो है y के
वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर सपोज ये पॉइंट P है तो x y कुछ वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन पे x भी 0 था, y भी 0 था। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो इसकी पोजीशन में बदलाव आ रहा है, y में इतना चला, ये x में इतना चला, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो जब वस्तु के दो दिशाओं में मोशन होते हैं, यानी दो दिशाओं में उसके कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तो हम बोलते हैं कि बॉडी जो है, वस्तु जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन में है, ठीक है। मोशन ऑफ द बॉडी इज 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर बॉडी स्पेस में चल रही है, स्पेस का मतलब यानी तीनों दिशाओं, तीनों कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तीनों ही चेंज होंगी। जैसे हम पतंग के मोशन की बात करें, काइट्स मोशन जो होता है, या किसी बर्ड का जो मोशन है स्पेस के अंदर, वो 3 डायमेंशनल मोशन है, उसमें तीनों कोऑर्डिनेट ही अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। अगर हम ओरिजिन पे बात करें तो x y z तीनों 0 हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे बॉडी चलेगी तो बॉडी जो है कुछ इस तरीके से चलेगी कि तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तीनों कोऑर्डिनेट, z भी चेंज होगा, x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये होता है मोशन इन 3 डायमेंशन। कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी निश्चित एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करती हैं, तो ऐसा मोशन जो होता है इसको हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर मीन पोजीशन होती है जहाँ पर बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फिक्स रहती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, रुकी हुई होती है। जब उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो बॉडी आगे पीछे फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट या ऊपर नीचे गति करती है, मोशन करती है, ठीक है। तो अगर उसका ये डिस्टेंस दोनों तरफ का बिल्कुल कम है, जैसे 1 सेंटीमीटर या 1 mm है, जैसे हम चिमटे की जो प्रोंग्स होती हैं, चिमटे की जो भुजाएं होती हैं, उनके अगर मोशन की बात करें तो वो चिमटा जो हो वाइब्रेट करता है। जबकि हम पेंडुलम की बात करें तो वो भी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे गति करता है। लेकिन चिमटे के मोशन में और पेंडुलम के मोशन में इतना फ़र्क है कि जो पेंडुलम का जो मोशन है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उससे खिसकाव है, जो दूरी है मीन पोजीशन से, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। कुछ 1 सेंटीमीटर होगी, 10-15 सेंटीमीटर या आधा फुट या 1 फुट इस तरह से। लेकिन चिमटे की भुजाओं का जो मोशन है वो बिल्कुल थोड़ा है मीन पोजीशन से, ठीक है। उसके वाइब्रेशंस जो हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो हैं वो थोड़े हैं, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी अपनी फिक्स्ड पोजीशन के आगे पीछे बहुत ही थोड़ी दूरी तय करती है, और जबकि ऑसिलेटरी मोशन में ज़्यादा दूरी तय करती है। तो एक ही टाइप के 2 मोशन है ये, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क मैंने आपको बताया कि क्या होता है। कुछ चीज़ें जो हैं सर्कल में चलती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम किसी पत्थर को रस्सी से बांधें और पत्थर को ऐसे घुमाएं तो वो सर्कुलर मोशन होगा। अब इस पत्थर को घूमने के लिए ज़रूरी है कि हम सेंटर की तरफ इधर रस्सी के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाएं। जब हम रस्सी को छोड़ देंगे तो पत्थर जो सर्कल में नहीं घूमेगा, ठीक है। तो हम रस्सी के माध्यम से, रस्सी के थ्रू क्या दे रहे हैं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी बॉडी को अगर सर्कल में घुमाना होता है तो उसके सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें सर्कल में घूमती है उनके सभी के घूमने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट मीन से आएगा, डिफरेंट इसके कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होंगे। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसको, रस्सी के थ्रू टेंशन फोर्स होता है रस्सी के अंदर, उसके थ्रू भी इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो भी इसी तरह का मोशन होता है। कुछ चीज़ें जो हैं अपने एक एक्सिस के अबाउट घूमती हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस होगा, धुरी होगी, उसके चारों तरफ वो गति करेंगी, ठीक है। जैसे पहिया जो होता है वो एक धुरी पे, एक एक्सल पे, एक एक्सिस के अबाउट घूमता है। तो ये डिफरेंट टाइप के मोशंस मैंने ब्रीफ में आपको बताए। देर में भी सिचुएशन इन्वॉल्विंग कम्बिनेशन ऑफ दीज। तो ऊपर बताए जो मोशन हैं इनका एक कम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे हम अगर किसी सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर को जब आप किसी
सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हो तो सिलेंडर जो है आगे की तरफ भी चलता है और घूमता भी है, रोटेट भी करता है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन भी है जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और इसमें रोटेटरी मोशन भी है। तो रोटेटरी और लीनियर मोशन को अगर मिला दें हम तो क्या बनेगा, रोलिंग मोशन बनेगा। क्या बनेगा, रोलिंग मोशन। साइकिल का पहिया है या किसी व्हीकल का पहिया है तो वो रोल कर रहा है, ठीक है। रोल करने का मतलब वो स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है। स्ट्रेट लाइन किसका है, मोशन किसका है, उसके एक्सल का स्ट्रेट लाइन मोशन है। और जो रिम के ऊपर जो पार्टिकल हैं उनका क्या है, रोटेटरी मोशन है। In this chapter we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. We shall also learn to express such motion through simple equations and graphs. Later we shall discuss ways of describing circular motion. तो इस पाठ में हम, इस लेसन में हम मोशन के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ सिंपल इक्वेशंस हैं, ठीक है। उनके थ्रू हम इस लेसन में ये जितने भी क्वेश्चन या जितने भी लेसन मोशन हम पढ़ेंगे वो थोड़े से इजी हो जाएंगे ग्राफ्स के थ्रू या इक्वेशन के थ्रू। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो बेटा मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैथ जो है, मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की एक तरह से यूँ लगा लो एक इसकी सॉइल है, एक आत्मा है। अगर आप मैथ को फिजिक्स में से निकाल देंगे तो फिजिक्स जो है एक सिंपल लैंग्वेज या किसी सिंपल सब्जेक्ट की तरह, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह हो जाएगी। तो इसमें न्यूमेरिकल का, मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपको भी जब लेसन ख़त्म हो जाए तो इसके न्यूमेरिकल करके देखने हैं, ठीक है। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछें। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे फिजिक्स के तब तक आप फिजिक्स को रियल में एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए न्यूमेरिकल जो हैं आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो और फिजिक्स की जहाँ बात आती है, जैसे मैथ में आप निकाल के देखते हो न्यूमेरिकल को, बिना निकाले आप रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है। इसी तरीके से आप फिजिक्स के भी क्वेश्चन जो हैं वो निकाल के देखेंगे, उनको लिख के देखेंगे, याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन जो हैं याद हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे फिजिक्स के बारे में कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या हैपन हो रहा है इस सब्जेक्ट में, क्या घटित हो रहा है। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके मन में आएंगी। तो इस लेसन का जो एक आउटलाइन है वो अब तक हमने पढ़ लिया। अब हम बेटा एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो ये आपस में डिस्कस कर सकते हैं, आप टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपके कक्षा के कमरे की जो दीवारें हैं, क्लासरूम की जो दीवारें हैं, क्या वो रुकी हुई हैं, क्या वो रेस्ट में हैं, क्या वो मोशन में मतलब चल रही हैं। एक्टिविटी 8.2 हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। थिंक एंड एक्ट, सोचना है और उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना है। वी समटाइम्स आर endangered by motion of object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river, a hurricane or a tsunami। तो हमारे चारों तरफ के कुछ मोशन ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें खतरा रहता है, जिनसे हम संकट में आ जाते हैं। तो इसने उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे अगर किसी नदी में बाढ़ आ जाती है तो पानी का जो बहाव है, पानी का जो मोशन है वो काफ़ी परेशानी में डालने वाला होता है हमें, ठीक है। या कोई तूफान आता है, हरिकेन या सुनामी आती है, समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कई कई मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं इनसे हमें खतरा रहता है। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन कैन बी सर्विस टू ए ह्यूमन बीइंग सच एज इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो कुछ चीज़ों के मोशन ऐसे होते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं और जिनसे हमें फ़ायदा मिलता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते। जैसे जो बिजली बनाने का जो प्लांट है, हाइड्रो प्लांट, वहाँ पर टरबाइन का जो मोशन है दैट इज
peaceful motion and controlled, which is used to generate electricity for the welfare of humanity. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? तो ये इसने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। क्या अनकंट्रोल्ड और इरेटिक मोशंस को कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है, क्या उनको स्टडी करने की ज़रूरत है? तो ऑफ कोर्स इस तरह के मोशन को अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं तो ये बहुत ही एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एक प्रोसेस होगा। हालांकि इसमें जो मैन पावर है या पैसे की जो ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। डिस्क्राइबिंग मोशन को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी बॉडी के मोशन को अगर डिफाइन करना है तो उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन, जो कि 0 टाइम पे, यानी टाइम कभी 0 वैसे होता नहीं, लेकिन जो ऑब्जर्व करेगा किसी चीज़ के मोशन को, उसके हाथ में एक घड़ी जो है ज़रूरी है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो उसकी घड़ी में जो टाइम है वो 0 हो सकता है, उसकी स्टॉप वॉच जो है वो 0 पे होगी। तो यहाँ पर बॉडी का जो डिस्टेंस है वो 0 माना जाएगा। तो इस तरह के जो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे या रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो बॉडी का जो मोशन होगा वो इस रेफरेंस पॉइंट से मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के मोशन को अगर ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले हमें उसके रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली कितनी दूर है, ठीक है, तो आप सबसे पहले यही पूछेंगे कि कहाँ से, ठीक है, कहाँ से। जब तक कहाँ से पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ से दिल्ली की दूरी पूछ रहे हैं, तब तक आप इसका आंसर जो है नहीं दे पाएंगे। यानी कहाँ, जो चीज़ हम पूछ रहे हैं, जहाँ से हम पूछ रहे हैं, जिस जगह की हम बात करना चाहते हैं, जिस जगह बारे हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली कहाँ से दूर है, तो वो रेफरेंस बिंदु होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। लेट अस अज्यूम दैट स्कूल इन ए विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ of the railway station. We have specified the position of school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. तो origin कहेंगे उसको हम, reference point को क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। यानी इनिशियल ऑब्जर्वेशन, यानी टाइम का मेजरमेंट जिस पॉइंट से हम शुरू करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे या ओरिजिन कहेंगे, जहाँ से बॉडी चलना शुरू करेगी, जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, किसकी, डिस्टेंस की, टाइम की, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की भी मेजरमेंट शुरू करेंगे। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द स्ट्रेट लाइन मोशन or motion in straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as reference point. अब ये फिगर 1.8.1 दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे नीचे देखें आप। तो ये जो O पॉइंट है, ये वाला O पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अब स्ट्रेट लाइन में आपको ये मोशन दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाया हुआ है, इसमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है किलोमीटर में, और ऊपर ये पॉइंट दिए हुए हैं OCBA, ठीक है। तो इसमें देखो कि डिस्टेंस के जो इंटरवल हैं वो 5-5 किलोमीटर के इंटरवल हैं। तो इसमें बॉडी जो है एक सीधी रेखा में जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो इस तरह का मोशन जिसमें बॉडी एक पार्टिकुलर, एक निश्चित दिशा में जाती है, फिक्स्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो उस बॉडी के मोशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, या मोशन इन 1 डायमेंशन कहेंगे। पहले मैंने आपको बताया था मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। तो ये सबसे बिल्कुल आसान टाइप है किसकी, मोशन की। मोशन का बिल्कुल ईजी फॉर्मेट है ये।
लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। इंस्टेंट होता है टाइम, ठीक है। तो ए बी सी जो हैं ये डिफरेंट टाइम्स के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वो ओ से ए तक जा रहा है तो ये सी बी ए यानी ए बी सी 3 पोजीशन है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए, देन इट मूव्स बैक along the same path reaches C through B। तो ये C से चलेगा B पे जाएगा, B से A पे जाएगा, A से वापस मुड़ेगा, U टर्न करेगा, B पे आएगा और C पे आ जाएगा वापस लौट के। While the magnitude of displacement, अच्छा इसमें नीचे रह गए, ये पढ़ते हैं। The total path length covered by object is OA plus AC, that is 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर, that is 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी टोटल पाथ लेंथ जो होती है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो चलना शुरू करता है और फाइनल पॉइंट जहाँ पे आके वो अपनी यात्रा, अपनी जर्नी जो है ख़त्म कर देता है, तो वो फाइनल पॉइंट होता है। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, जो टोटल रास्ते की लंबाई होगी, पाथ लेंथ होगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। To describe distance we need to specify only numerical value, not the direction of motion। तो distance जो है एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, इसमें हमेशा मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है, दिशा या डायरेक्शन की इसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम बिना डायरेक्शन के डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। यानी किसी रस्सी की लंबाई जो है आप अगर यहाँ से मापोगे तो भी उतनी आएगी और इधर से मापोगे, यानी लेफ़्ट से या राइट से आप किसी तरफ से रस्सी की लंबाई मापते हो तो आपको वो रस्सी की लंबाई जो है बराबर मिलेगी। मीन्स डायरेक्शन मायने नहीं रखती यहाँ पे, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ राशियाँ, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका डिस्क्रिप्शन यानी जिनको डिस्क्राइब किया जाता है केवल उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड से। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली आप डिफाइन करते हैं बिना डायरेक्शन के यानी ओनली मैग्नीट्यूड के थ्रू, ऐसी क्वांटिटीज़ को मैंने बताया हम कहते हैं स्केलर। क्या कहते हैं? स्केलर्स, ठीक है, या स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है, एनर्जी है, वर्क डन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। This difference will give you the numerical value of displacement of object from O to C through A. The shortest distance measured from the initial to final position of an object is called displacement। तो मैंने बताया कि कोई वस्तु जो है यहाँ से चली, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने A मान लिया, ये B मान लिया और ये C मान लिया। तो AB जमा BC, AB जमा BC, ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और A से C की तरफ यानी इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स्ड डायरेक्शन है A to C, ठीक है, और ये मिनिमम है। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम जब होता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या? स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है ये, ठीक है। इसकी एक डायरेक्शन है, पार्टिकुलर एक निश्चित दिशा है इसकी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से डिफाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी या सिंपली वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जो हैं इनका जो सम किया जाता है वो सिंपल अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता। इनके लिए हम एक विशेष अलजेब्रा, स्पेशल अलजेब्रा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा,
उसके नियम इसके ऊपर लागू करते हैं, ठीक है, जो कि आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्वियस हो सकता है। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन द फिगर 8.1, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, the distance covered is 60 km and magnitude of displacement is also 60 km. During its motion from O to A and back to B, the distance covered is 60 km plus 25 km means 85 km. While the magnitude of displacement is 35 km. अब देखो यहाँ पे इसने कहा कि O से A और बैक टू B, तो O से A तक का देखो आप, O से A तक यानी 60 किलोमीटर, और फिर B तक आ गया तो 60 ये हो गए, और इधर से अगर आप काउंट करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, तो 60 और 25 जो हैं जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन की दूरी है ये, तो फाइनल पोजीशन इसकी क्या होगी, बी होगी, ठीक है। ये ओ से ए पे गया, ए से फिर बी पे आ गया, यहाँ के रुक गया, तो ये फाइनल हो जाएगी बी। तो ओ से बी तक का डिस्टेंस आप देखो कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर हो जाएगा। तो 35 किलोमीटर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ईजी है। मैं एक सर्कल का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लिया ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस जो है वो 7 मीटर है। कितनी है, 7 मीटर। एक बॉडी जो है पॉइंट ए से चली और पॉइंट बी पे आ गई, जो ए के बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट है, ठीक है। तो ए और बी जो है डायमीटर के ऊपर ही प्रेजेंट, पेरीफेरी के ऊपर दो पॉइंट हैं। तो ए से बी तक जो बॉडी आई है, इसका अपने ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस तो सिंपली हो जाएगा कि पूरी जो आर्क होती है, पूरे सर्कल की आर्क जो होती है वो 2 पाई आर की होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर की। तो ए से बी तक आधा सर्कल बन रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस से पाई आर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, पाई आर, ये हो जाएगा पाई आर इतना। पाई आर। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब ए से बी तक जो छोटे से छोटा रास्ता है वो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला अलोंग डायमीटर। तो आर ये हो गया और आर ये हो गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू मैंने बताया 7 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर 7 + 7, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 14 मीटर, 14 मीटर। और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया पाई आर। पाई आर का मतलब 22/7 × 7, तो कितना हो गया, 22 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, सर्कल में मूव करती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब एक जैसे रहेंगे, कब इक्वल होंगे, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन बॉडी जब इस तरह से चलती है तो कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे कम होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी डिस्टेंस जो है हमेशा ज़्यादा रहता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहता है। डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। Further, we will notice that magnitude of the displacement for a course of motion
may be 0, but corresponding distance covered is not 0. If we consider a body, the object to travel back to O, the final position coincide with the initial position and therefore displacement is 0. However, the distance covered in this journey is OA plus AO is equal to 60 plus 60 kilometer, that is 120 kilometer. Thus, the two different physical quantities, distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with respect to या with reference to its initial position at a given time. तो बहुत ही अच्छी बात बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई इसने कि किसी बॉडी के ओवरऑल मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो डिस्टेंस है, एक डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम, अगर कोई वस्तु ए से बी पे आई और बी से वापस ए पे आ गई, तो ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चली थी वहीं पे आ गई, यानी वो खिसकी ही नहीं अपनी पोजीशन से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट या खिसकाव जो है वो जीरो है, सिंपल सी बात है। जबकि उसकी दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो 2 गुना हो गया, 2ab हो गया। ठीक है, और अगर ये बॉडी ए से थोड़ा सा आगे निकल जाए, ठीक है, ऐसे केस में आप ए को मानेंगे ओरिजिन, यानी एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये मान लिया कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 5 मीटर, ठीक है, अपनी रेफरेंस पोजीशन से उल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन यानी -5 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में जो कुछ डिपेंड करती हैं डायरेक्शन पे, कुछ डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इसके बाद हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे 8.3। टेक ए मीटर स्केल एंड ए लॉन्ग रोप, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए बास्केटबॉल कोर्ट टू द अपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड्स, मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। तो बास्केटबॉल का जो कोर्ट है, अगर हम उस कोर्ट के ऊपर चलते हैं, मान लो इस तरह से ये कोर्ट है और अगर ये राउंड है तो राउंड के केस में ये डायमीटर टू डायमीटर इस तरफ, तो ये मैंने सर्कल के एग्जांपल में आपको बताया था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसको 2r डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि अलोंग द पेरीफेरी अगर ये आता है, बाउंड्री के साथ आता है, तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा πr। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उनकी मैग्नीट्यूड जो हैं वो डिफरेंट होंगी। एक्टिविटी 8.4, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद डिवाइस that shown the distance traveled, such a device is known as odometer। तो जो डिस्टेंस व्हीकल ट्रैवल करता है उस व्हीकल के आगे वाले पोर्शन में आपने देखा होगा, जैसे बाइक का जो मीटर होता है उसमें एक ऑयल मीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर में नीडल या कोई डिजिट, अगर डिजिटल है तो डिजिट, उसकी किसी भी टाइम के ऊपर स्पीड बताते हैं। ठीक है, कि गाड़ी जो है किस स्पीड से चल रही है, और उसके अंदर डिजिट होती हैं जो कुछ टाइम के बाद या कुछ दूरी के बाद बदलती हैं, यानी उसमें ट्रेवल्ड डिस्टेंस दिखाया जाता है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। ओडोमीटर क्या करता है, इट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। ठीक है, और स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर किसी भी पार्टिकल की या किसी भी बॉडी की या किसी भी व्हीकल की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्पीड बताता है, स्पीड बताएगा, जिसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। ए कार इज ड्रिवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग इज ऑफ द ओडोमीटर इज 1000
850 किलोमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग रोड मैप ऑफ द इंडिया। तो आप ये गूगल मैप में कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो 1850 किलोमीटर है, जो कि दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े रास्तों से या सड़क के इसमें मोड़ भी आएंगे बेटा, टर्न आएंगे, उन टर्न के ऊपर से भी ये डिस्टेंस काउंट होगा। जबकि अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप जो हमेशा स्ट्रेट लाइन रास्ता जो है आपको बताता है। अगर आप उसमें चूज करेंगे बाई फुट, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो ऊपर हमने लेसन पढ़ा। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। एक बॉडी जो है कुछ दूरी तय करती, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो मैंने बताया पीछे कि हो सकता है। अगर कोई वस्तु सर्कल में चले और जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो 2πr हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second from the initial position? देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपने एक स्क्वायर्ड एक फील्ड शो करना है इस तरीके से। इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है। स्क्वायर की हर लेंथ जो होती है, हर साइड जो होती है 10 मीटर, जैसे कि इन्हें बताया है, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे कि वो 40 सेकंड में 10 मीटर की जो बाउंड्री है उसके 4 हिस्से कवर कर देता है, यानी एक चक्कर जो है 40 सेकंड में लगा लेता है, ठीक है। तो एक चक्कर का जो डिस्टेंस होगा कितना हो गया? 40 मीटर हो गया, ठीक है। 40 सेकंड में 40 मीटर चल रहा है, तो उसने 2 मिनट 20 सेकंड में अपनी इनिशियल पोजीशन से कहाँ पहुँच जाएगा वो। आप देखो 40 सेकंड, जैसे अगर आप 2 मिनट 20 सेकंड के अगर टोटल सेकंड बनाओगे तो कितने आ जाएंगे? 60 दूनी 120, 2 मिनट क्या हो गए? 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड इसको एक्स्ट्रा इसने बताए हैं अलग से, तो ये कितने हो गए? 140 सेकंड हो गए, ठीक है। तो 140 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा ये आपको निकालना है और इसी हिसाब से आपको पता लगेगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ आया है। तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ इसके चारों कोणों पे, ABCD, ABCD, ठीक है। तो उसका एक चक्कर जब हो जाएगा तो ये हो गया उसका 40 सेकंड का टाइम। दूसरा चक्कर होगा तो ये हो जाएगा उसका 80 सेकंड का टाइम। तीसरे चक्कर में उसका टाइम हो जाएगा 120 सेकंड, ठीक है। और 20 सेकंड में वो आधा चक्कर ही लगा पाएगा, यानी 1 2 हिस्से कवर कर पाएगा। तो वो एग्जैक्टली कहाँ जाएगा? C पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, क्योंकि उसको आधा ही चक्कर ये पूरा करना पड़ेगा। ये 20 सेकंड में कवर होगा, उसको 40 सेकंड में ये पूरा कवर होता है, 20 सेकंड में ये आधा हो जाएगा, यानी A से C तक आएगा वो, ठीक है। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा A से C तक, इनिशियल से फाइनल तक। यानी A से चला था, 2 चक्कर लगा के C पे पहुंच गया था, तीसरे चक्कर में C पे पहुंचा तो C पे आके रुक गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट उसका, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालोगे आप तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, तो ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गई ABC, इसमें AB और BC जो हो 10 मीटर ईच है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2 × 10 मीटर, यानी कि ये आ जाएगा 14.14 मीटर, 14.14 मीटर, सॉरी कितना आ जाएगा? 14.14 मीटर। ये √2 को 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। यानी स्क्वायर का डायगोनल है ये। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। तो ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। तो पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पहला ये जो है वो हो गया फॉल्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो ये था बेटा आज का जो हमारा लेसन था। कुछ पोर्शन हमने 9th का जो 8th लेसन है 9th क्लास का साइंस का, उसको हमने पढ़ा। इसके 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर इस लेसन में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल के ऊपर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेसन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।